नमस्कार मित्रों, आज हमारा विषय है शिक्षार्थियों के एक समुदाय के रूप में, एक सक्रिय शोधार्थी के रूप में तथा एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक। हम सब जानते हैं कि जो हमारा शिक्षक होता है वो कई सारी भूमिकाओं में रहता है। वो न केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ही संचालित करता है बल्कि उसके कई रोल होते हैं, उसकी कई भूमिकाएं होती हैं विद्यालय की व्यवस्था में। तो हमको पता ही है कि हमारा जो शिक्षक होता है वो न केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करता है बल्कि इसके अलावा भी कई भूमिकाएं होती हैं जो उसको एक अध्यापक के रूप में निभानी पड़ती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख भूमिकाओं के बारे में आज हम सीखेंगे, जिनमें से हम खासतौर से 3 भूमिकाओं पर चर्चा करें। एक है शिक्षार्थियों के एक समुदाय के रूप में शिक्षक। शिक्षार्थियों के समुदाय रूप में शिक्षक की अवधारणा क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्या क्या तरीके हम अपनाते हैं, क्या क्या क्रियाएं हम करते हैं। इसके अलावा एक सक्रिय शोधार्थी के रूप में शिक्षक की भूमिका के बारे में भी हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। इसमें सक्रिय शोधार्थी के रूप में हम क्यों शिक्षक को चाहते हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उस पर बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा शोध शिक्षक के द्वारा किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान, हम उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, कैसे होता है, कैसे कैसे करते हैं और इसमें शिक्षक का दायित्व क्या होता है। तीसरी और अंतिम जो आज हम भूमिका जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका। एक परामर्श का अर्थ क्या होता है, परामर्श के प्रकार क्या होते हैं, अध्यापक का परामर्शदाता होना क्यों आवश्यक है, इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे। तो हम एक एक करके बात करते हैं। हमें 3 भूमिकाओं पर बात करनी है, हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षार्थियों के एक समुदाय के रूप में शिक्षक का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, उसकी अवधारणा क्या है, क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम उसको एक शिक्षार्थियों के समुदाय के रूप में शिक्षक को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको समझने की है कि समुदाय जो है वो एक सामाजिक इकाई है, समाज का एक हिस्सा है समुदाय। अब ये समुदाय कैसे बनता है? ये समुदाय बनता है जहाँ साझा रुचियाँ होती हैं, साझा मूल्य होते हैं, आवश्यकताएं साझा होती हैं, विरासत साझी होती है, चुनौतियां साझी होती हैं और संसाधन साझे होते हैं। तो हम देखते हैं कि जब शिक्षक के केस में बात करते हैं तो इन सारे ही आपके जो परिमाप हैं, जो सारी ही बीमाएं हैं, इन पर हम देखते हैं कि जो शिक्षक हैं, चाहे वो किसी एक विद्यालय का हो, दूसरे विद्यालय का हो, एक शहर का हो, दूसरे शहर का हो, एक प्रदेश का हो, दूसरे प्रदेश का हो, उनकी ये सारी जो विरासतें हैं, इनकी ये जो सारी साझी चुनौतियां हैं, इनके जो सारे संसाधन साझे हैं, ये इनको एक समुदाय के रूप में बताते हैं, बनाते हैं। तो निश्चित बात है कि हमको एक शिक्षार्थी के समुदाय के रूप में शिक्षक को देखने की आवश्यकता होती है और शिक्षक उससे काफ़ी कुछ प्राप्त करता है अपने कौशलों के विकास के सिलसिले में। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि हमको शिक्षार्थी को एक समुदाय के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है और वो है सतत सीखने में विश्वास। हम सब जानते हैं कि एक शिक्षक जो है वो पहले शिक्षार्थी होता है, उसका शिक्षार्थी होना आवश्यक होता है। तो अगर वो सतत रूप से सीखता है, तो सतत रूप से सीखना है तो उसको कोई शिक्षार्थी समुदाय का हिस्सा भी बनना ही पड़ेगा, तभी उसका ये सतत रूप से सीखना संभव हो पाएगा। तो सतत सीखने में विश्वास इसके लिए एक आवश्यक अवधारणा है, जिसकी वजह से हम शिक्षक को एक शिक्षार्थी समुदाय के रूप में देखते हैं। और इसी के साथ एक और बहुत अनिवार्य चीज़ है जिसकी वजह से आप शिक्षक को शिक्षार्थी समुदाय के रूप में देखना चाहते हैं, वो ये कि सहभागी सीखने में विश्वास। एक्चुअली ऐसा होता है, हम सब जानते हैं कि शिक्षक जो है, हर शिक्षक अपने कुछ निश्चित अनुभव रखता है, पर वो जो अनुभव होते हैं वो एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक में कई बार भिन्न हो जाते हैं। तो जब वो अगर आपस में उनका इंटरेक्शन नहीं होगा, उनमें अंतःक्रिया नहीं होगी, तो निश्चित बात है कि उनके अनुभव जो हैं वो थोड़ा एकांगी हो जाते हैं। तो ये अनुभव एकांगी ना रहें, इसके लिए उनको सहभागी सीखने में विश्वास रखना पड़ता है। और जब वो सहभागी सीखने में विश्वास रखेंगे तो वो एक तरीके से शिक्षार्थी समुदाय का निर्माण कर रहे होते हैं और उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। तो अब ये शिक्षा, हम थोड़ा और इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि शिक्षार्थियों के एक समुदाय के रूप में जब शिक्षक होता है तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, किस लिए वो एक समुदाय का हिस्सा बनता है, किस लिए वो एक समुदाय का हिस्सा बन के रहता है, वो उद्देश्य क्या है। तो इनमें जो सबसे पहला उद्देश्य है, हमको पता है कि शिक्षक का पहला और सबसे प्रमुख काम है शिक्षण अधिगम। तो जो शिक्षण अधिगम है उसको लगातार बेहतर बनाने का काम, उसको लगातार परिमार्जित करने का काम। तो शिक्षण अधिगम का परिमार्जन
पहला उद्देश्य है शिक्षक के एक शिक्षार्थी समुदाय का सदस्य होने के लिए। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ मसला है वो है आकलन का, मूल्यांकन का। विद्यार्थियों के आकलन और मूल्यांकन के विषय में लगातार असंतुष्टियां रहती हैं। हम लोग लगातार कई किस्म की चुनौतियों से रूबरू होते हैं। तो ये जो आकलन और मूल्यांकन से संबंधित चुनौतियां हमारे सामने लगातार आती हैं, इनसे सफलतापूर्वक इनको डील करने में, इनसे सफलतापूर्वक निपटने में हमारे लिए सहभागी सीखना, एक साथी शिक्षकों के साथ सीखना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए आकलन मूल्यांकन का मामला जो है वो इसका एक दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा वही इसी से जुड़ा हुआ है समस्या समाधान। किसी भी किस्म की समस्याएं जो विद्यालय में आती हैं, तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है एक शिक्षक को। वो चाहे शिक्षण से जुड़ी हो, चाहे विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़ी हो, चाहे वो आपके प्रशासनिक समस्याओं का मसला हो, चाहे प्रवेश का या परीक्षा का मूल्यांकन का मसला हो। हर मामले में तमाम किस्म की समस्याएं हैं जिनसे प्रतिदिन शिक्षक को जूझना पड़ता है। तो ये जो समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं से जूझने के लिए भी उसको एक शिक्षार्थी समुदाय का सदस्य होना आवश्यक है। और इसी से जुड़ी हुई जो बड़ी बात हम कह सकते हैं वो है वृत्तिक विकास। वृत्तिक विकास मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब जिस काम को वो कर रहा है उसमें और ज़्यादा कौशल उसके अच्छे हों, मजबूत हों, तेज हों, उसके लिए जरूरी है कि वो एक शिक्षार्थी समुदाय के रूप में काम करता रहे। तो वृत्तिक विकास उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं कि भाई किन तरीकों से या क्या तरीके हैं, क्या क्रियाएं हैं जिनको वो करता है, जिनके माध्यम से समुदाय के रूप में वो काम करता है शिक्षार्थियों के समुदाय का मतलब वो एक समुदाय के रूप में सीखने का काम करता है। जैसे कक्षा एक समुदाय है शिक्षार्थियों का, तो ऐसे ही ये जो हमारे शिक्षार्थियों का समुदाय है वो इस तरीके से एक मतलब डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी एक कक्षा कक्ष से आप उसको डिफाइन कर सकें, किसी कक्षा कक्ष से उसको परिभाषित कर सकें। वो थोड़ा सा अलग प्रकृति का होता है, पर उस अलग प्रकृति में क्या चीज़ें होती हैं जब आप उनको जानेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो शिक्षार्थी समुदाय के सदस्य के रूप में शिक्षक जो है क्या करके अपनी चीज़ों को, अपने कौशलों को मजबूत बनाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है सहकार या कोऑपरेशन। अब ये सहकार या कोऑपरेशन जो होता है अपने दूसरे शिक्षकों के साथ, अपने साथी शिक्षकों के साथ, अपने विद्यालय के अन्य शिक्षक या अपने शहर के दूसरे शिक्षक या अपने प्रदेश के दूसरे शिक्षक या पूरे देश के शिक्षकों का एक कोई संगठन, आप जब इसमें एक आपस में कोऑपरेट करने की बात होती है, सहकार करने की बात होती है। और ये सहकार ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। पिछले कुछ समय ने हमको ऑनलाइन सिखाया, जिसमें ऑनलाइन में हमको बहुत आसानी हो जाती है। हमको कहीं जाना नहीं है, कुछ वो नहीं करना है, हमारा कोई इसमें व्यय नहीं होता है। हम घर बैठे या विद्यालय में बैठे एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकते हैं, एक दूसरे से सहकार कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है गणित मंच या फोरम बनाने का। गणित मंच और फोरम के मामले में भी एक चीज़ ये पक्की है कि जो पहले का सिस्टम था ऑफलाइन वाला, वो अब हम उसको भी चेंज कर रहे हैं। ये गणित मंच और गणित का फोरम जो हम बना रहे हैं, इसका भी पहले हम इसका जो गठन करते थे वो विद्यालय स्तर पर करते थे, और बहुत होता था तो हम अपने शहर के स्तर पर, अपने स्थान के स्तर पर कर लेते थे। पर अब हम इसको इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब ऑनलाइन की सुविधा है। ऑनलाइन करने में हम इस गणित मंच या गणित के फोरम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय इसमें सदस्य बना सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ गणित का कोई, हम यहाँ हिंदुस्तान में गणित पढ़ाते हैं, हमारे साथ इंग्लैंड का कोई गणित का शिक्षक जुड़ा हुआ हो जिसके साथ हम अपने कौशल साझा कर रहे हो, या अमेरिका का कोई जुड़ा हुआ हो, या जापान का कोई जुड़ा हुआ हो जिससे हम अपने कौशलों को साझा कर रहे हों। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया, एक तरीका है एक सहकार करने का और एक अपना जो समुदाय के रूप में शिक्षार्थी रहने का एक बहुत बढ़िया तरीका गणित मंच या फोरम का गठन होता है, और इसको आप किसी भी स्तर पर गठित करते हैं। ऐसे ही बहुत पुरानी एक व्यवस्था चली आ रही गणित क्लब की। ये गणित मंच से अलग इसलिए मैं कर रहा हूँ कि गणित क्लब बेसिकली एक्टिविटी सेंटर्ड होता है, क्रिया मतलब केंद्रित होता है। इसमें कुछ क्रियाएं, गणितीय क्रियाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और गणित क्लब जो हम बनाते हैं वो अमूमन, जैसे हमने गणित मंच की बात की, वो हम अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर के बना रहे हैं, गणित के अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर के बना रहे हैं। पर गणित क्लब का गठन हम अपने विद्यालय में ही करते हैं और इसमें विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को, विभिन्न स्तर के गणित के विद्यार्थियों को जोड़ करके रखते हैं और उनसे भिन्न प्रकार की गणितीय क्रियाएं करवाते हैं। पर यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जब आप ये इस तरीके की चीज़ें करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी ही उसके, अब यहाँ भी आपके एक समुदाय गठित हो रहा है गणित सीखने वालों का, जिसमें मूलतः विद्यार्थी पर शिक्षक भी उसमें शामिल है।
कम से कम उस विद्यालय के तो हैं ही हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, वो न सीख रहा हो, वो भी सीख रहा होता है साथ साथ, तो वो भी शिक्षार्थी के तौर पर इससे क्लब से जुड़ा हुआ होता है। अगली जो प्रणाली है, अगला जो तरीका है वो है कि आपको पता है हर वृत्त में यानी हर प्रोफेशन में कुछ ऐसे वृत्तिक संगठन होते हैं जो कि आपको आपके कौशलों को होन करने का, आपके कौशलों को बेहतर करने का काम कर रहे होते हैं, जिनके माध्यम से आप दूसरों से जुड़ करके अपने कौशल इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये जो वृत्तिक संगठन होते हैं, इनकी सदस्यता लेना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, जिसके माध्यम से आप शिक्षार्थी समुदाय के रूप में एक शिक्षक काम करता है, कर सकता है। एक और इसी से जुड़ा हुआ मसला वो है क्रियात्मक अनुसंधान का नियोजन एवं विशद चर्चा। जब आप एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कैरी करते हैं, उसको आप लागू करते हैं अपनी कक्षा में, तो उससे जो आपको नतीजे मिलते हैं, तो आप जानते हैं उसमें हमेशा कई सारे चर्चा के विषय होते हैं, कई सारे उनमें आपके कन्फ्यूजन के बिंदु होते हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर आपको देखना पड़ता है कि आप चाहते हैं कि किसी से उस पर आप बात कर सकें और उसमें कुछ चीज़ें सुधार कर सकें। इसके लिए भी एक सहकर्मियों के साथ सहकार बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाता है, और इस पर आप क्रियात्मक अनुसंधान पर अपने साथियों के साथ विशद चर्चा करके अपने क्रियात्मक अनुसंधान को बेहतर कर सकते हैं, उनके नतीजों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपका हिस्सा है जिससे आप शिक्षार्थी समुदाय के रूप में काम करते हैं। इसके साथ साथ वैकल्पिक रणनीति जो हैं उनकी भी खोज करने का काम होता है, उनकी भी पहचान करने का काम, उनके उपयोग करने का काम जो होता है वो भी आप शिक्षार्थी समुदाय के रूप में एक शिक्षक के तौर पर करते हैं। एक और चीज़ है जो समूह शिक्षण का एक जो सिद्धांत है, समूह शिक्षण की जो एक तकनीक है, उसका इस्तेमाल जब करते हैं, वहाँ पे भी जब कोई विशेषज्ञ शिक्षक अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र का शिक्षण कर रहा होता है तो उसको देख करके हम सीख रहे होते हैं। वहाँ भी हम एक शिक्षार्थी के तौर पर, भले हम शिक्षक हैं पर एक शिक्षार्थी के तौर पर बैठे होते हैं और एक शिक्षार्थी के तौर पर एक शिक्षार्थी समुदाय का हिस्सा होते हैं। प्रयोग धर्मिता शिक्षक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मसला है, एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो आप मैं कह सकता हूं। तो ये जो प्रयोग धर्मिता है ये भी आपको एक शिक्षार्थी समुदाय का सदस्य बनाती है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शिक्षार्थी समुदाय के रूप में सबसे महत्वपूर्ण काम है आत्मावलोकन का अवसर, आत्मचिंतन का अवसर और आत्मचिंतन सहभागिता का अवसर। आत्मावलोकन या आत्मचिंतन जब आप करते हैं तो आप अकेले में बैठ के करते हैं, पर जब आप अपने आत्मचिंतन को, अपने आत्मावलोकन को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो उसके लिए थोड़ा कलेजा बड़ा करना पड़ता है, थोड़ा बड़ा होना पड़ता है, लेकिन वो बड़ा होने से ही आप बड़ा होते हैं। जब तक आप बड़ा काम नहीं करते तब तक आप बड़े होते भी नहीं हैं। या इसको मैं थोड़ा दार्शनिक ढंग से ना कह के सीधे सीधे कह दूं तो जब आप अपनी त्रुटियों पर दूसरों के साथ चर्चा करते हैं तो आपको अपनी त्रुटियों का दूर करने का मौका मिलता है और आप एक बेहतर इंसान, एक बेहतर शिक्षक के रूप में उभर कर आते हैं। अब बात करते हैं जो दूसरी भूमिका जिसमें हम शिक्षक को देखते हैं, वो भूमिका है एक सक्रिय शोधार्थी के रूप में शिक्षक। और एक चीज़ जो हमको समझने की है वो ये है कि शिक्षक जैसे हमेशा एक शिक्षार्थी रहता है, वैसे ही शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि वो पूरे जीवन एक शोधार्थी बना रहे। शोध का एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये शोधार्थी के रूप में जो हम शिक्षक को देखने की बात कर रहे हैं या शिक्षक को हम शोधार्थी होने की अपेक्षा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं जिनकी वजह से हम चाहते हैं कि एक शिक्षक शोधार्थी बना रहे। अब ये शोधार्थी बना रहे, उसके लिए जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो वृत्तिक विकास का, वही प्रोफेशनल डेवलपमेंट का उद्देश्य है। जब वो शोध करेगा तो उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, उसका वृत्तिक विकास होगा, शोध के काम से वो विकसित होगा, शोध के नतीजों से वो विकसित होगा। शोध करने की प्रक्रिया में हर क्षण वो नया होगा, हर क्षण वो नई चीज़ें सीखेगा और उससे जैसे ही नई चीज़ें सीखेगा उसका अपना विकास साथ साथ होता रहे। दूसरे एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो हमें जानने की है, शोध क्या है? शोध खोज की एक यात्रा है, और जो खोज की यात्रा है वो ये तय बात है कि वो निरुद्देश्य से नहीं होती। कोई भी यात्रा अगर निरुद्देश्य हो तो वो कहीं लेके नहीं जाती। तो वैसे ही शोध जो है सोद्देश्य होना आवश्यक है, और सोद्देश्य खोज जब आप करना शुरू करते हैं तो जब उद्देश्य निहित होता है उसके साथ, तब आप उसमें ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। यहाँ ये बात भी ध्यान देने की है कि प्रत्येक शिक्षण भी एक शोध होता है। जब आप क्लास में जाते हैं, जब आप कक्ष में जाते हैं, तो हम आपसे कितनी अपेक्षाएं करते हैं कि आप अपने विद्यार्थियों को जानें, उनको आपको पूर्व ज्ञान हो, जो विषय वस्तु आप बता रहे हैं उसका आपको पूर्व ज्ञान हो। ये सब आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली आप शोध ही तो कर रहे हैं, मूल रूप से आप शोध में ही मुब्तला हैं। तो जब आप शोध कर रहे हैं तो आप शोधार्थी हैं।
तो निश्चित रूप से शिक्षक सदैव एक शोधार्थी के रूप में रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षण और शोध जो हैं वो परस्पर पूरक हैं, एक साथ चलते हैं, वो एक साथ ही आगे पीछे चलते हैं। कभी शोध आगे हो जाता है, कभी शिक्षण आगे हो जाता है, पर बिना शोध के शिक्षण नहीं है और बिना शिक्षण के शोध का भी कोई बहुत अर्थ मुझे नहीं लगता है। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि शोध तो बिना शिक्षण के भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर शिक्षण यानी आप उसको दूसरे तरीके से कह लें कि प्रैक्टिस के साथ जब शोध होता है तो वो ज़्यादा प्रभावी, ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर बिना प्रैक्टिस के, बिना उसके उपयोग के अगर आप शोध करते हैं तो शून्य में अगर आप शोध कर रहे हैं तो उसका मुझे नहीं कोई उपयोग खास नजर आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षण और शोध जो हैं वो परस्पर पूरक हैं। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमको जानने की जरूरत है, शिक्षक जब शोध करता है तो उसमें से आप कह सकते हैं कि बहुसंख्यक संख्या जो होती है, यानी बहुसंख्यक मामलों में वो क्रियात्मक अनुसंधान करता है। हमको पता है अनुसंधान के बहुत सारे प्रकार हैं, पर जो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान जो वो कर सकता है और करता है वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, एक्शन रिसर्च। अब ये जो एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान होता है, ये क्या होता है ये हमें जानना जरूरी है। तो आप जब शिक्षक हैं तो हम अगर जानेंगे ही नहीं तो फिर करेंगे। किसी भी करने के लिए जानना उससे पहली चीज़ होती है, उसकी प्री कंडीशन होती है, पहले आपको जानना होता है तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या। तो क्रियात्मक अनुसंधान की अगर बात करें तो ये बहुत मोटे अर्थ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये कि शिक्षक द्वारा विद्यालय व कक्षा संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार हेतु स्वयं के स्तर पर जो शोध किया जाता है वो एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान होता है। और इसका उद्देश्य होता है कि प्रक्रियाओं में सुधार करके विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सके। जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या उससे जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं उनसे संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के बारे में शोध करना और उनसे अपनी जो प्रक्रियाएं हैं उनको बेहतर बनाना, यही एक्शन रिसर्च का अर्थ है, यही उसका उद्देश्य है। एक दो चीजें जो इसमें समझने की वो ये कि एक तो ये हमेशा तात्कालिक प्रकृति का होता है। एक्शन रिसर्च का जो हम करते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान जो हम करते हैं, ऐसा नहीं होता कि इसके नतीजे हम 50 साल 100 साल बाद के लिए करें। इसका जो भी नतीजा हम निकालना चाहते हैं वो उसी समय तात्कालिक रूप से हम उसका उपयोग करना चाहते हैं अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर करने में। तो ये जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान होता है ये सदैव तात्कालिक प्रकृति का होता है। इसके अलावा एक चीज और जानने की, जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी प्रविधि पूर्णतः वैज्ञानिक है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, कई लोग ये शंका करते हैं कि जिस तरीके से हम इसको कैरी आउट करते हैं, जिस तरीके से हम इसको लागू करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान को, वो लगता नहीं है कि वैज्ञानिक है, पर ये है, पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रविधि है, बाकायदा इसको कहते हैं वैलिडेट किया जा चुका है। तो वो आपको जानने की जरूरत है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति। एक और बात, इसकी एक पूर्व निर्धारित स्पष्ट प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करें तो वो क्रियात्मक अनुसंधान हो जाएगा। एक स्पष्ट प्रक्रिया है जो पूर्व निर्धारित है, पूर्व परिभाषित है, उसी को करने से क्रियात्मक अनुसंधान होता है, जो कि हमें जानने की जरूरत होती है। एक और इंपॉर्टेंट मामला जो हमको इसके मामले में जानने की जरूरत है वो है कि इसकी प्रकृति चक्रीय होती है। आपका क्रियात्मक अनुसंधान कभी समाप्त नहीं होता है। आप एक बार अनुसंधान करते हैं, उस अनुसंधान के नतीजे आपको किसी दूसरे अनुसंधान के लिए प्रेरित करते हैं, फिर आप दूसरी बार अनुसंधान करते हैं, फिर उसके नतीजे आपको किसी तीसरे अनुसंधान के लिए प्रेरित करते हैं, किसी चौथे अनुसंधान के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह से आप लगातार अनुसंधान करते रहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी प्रकृति जो है चक्रीय है, ये सतत प्रकार का शोध है, लगातार चलता रहने वाला। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इतना उपयोगी है शिक्षक के लिए कि जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये अत्यधिक उपयोगी है, मैं उसको ऐसे कह सकता हूं कि ये अत्यधिक उपयोगी है अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संभालने के लिए। और न केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है, ये विद्यार्थियों हेतु भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका लाभ तो विद्यार्थियों को ही मिलता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हम जो कुछ भी करते हैं उसका मूल लाभ जो है वो हमारे विद्यार्थी ही प्राप्त करते हैं। और वैसे भी शिक्षक का कार्य जो है शिक्षार्थियों के लिए ही है। अब बात करें क्रियात्मक अनुसंधान के, इसके थोड़ा सा मैं आपसे कह रहा था कि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया, जो इसके 4 चरण हैं, वो 4 चरण भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला चरण है योजना। मतलब सबसे पहले चरण में आप योजना बनाते हैं कि आपको किस विषय पर अनुसंधान करना है, उस अनुसंधान को आप किस तरीके से करेंगे, उसमें आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, क्या क्या उसमें आपको हासिल करना है, क्या आप डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को कैसे आप उसका निरीक्षण करेंगे, कैसे आप उसका विश्लेषण करेंगे, ये सब चीज़ें आप पहले योजना बनाते हैं। और योजना हम जब बनाते हैं तो केवल हवा में योजना बना लें तो वो तो पर्याप्त नहीं है, हमें योजना को क्रियान्वित करना होता है। तो दूसरा जो चरण होता है वो बनाई हुई
योजना को उसका क्रियान्वित करने का दूसरा चरण होता है। तो अब जब हम क्रियान्वयन करते हैं उसी समय हम साथ साथ तीसरा चरण भी कर रहे होते हैं, जो है अवलोकन का चरण, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसके क्या हमें उससे प्राप्त हो रहा है, उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं, उससे क्या चीज़ें निकल के आ रही, उनको हम नोट करने का काम उनको चाहे वो आप कागज़ पेन से नोट करें चाहे दिमाग में करें, पर उसका अवलोकन के तहत आप वो जो डेटा कलेक्टर होते हैं वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है इस अनुसंधान में। चौथा और अंतिम चरण जो क्रियात्मक अनुसंधान का होता है वो जो भी कुछ आपने इकट्ठा किया है डेटा, जिससे आप कुछ नतीजे निकाल, उस पर चिंतन करने का। तो जो चिंतन करते हैं, इस चिंतन के माध्यम से आप कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं और इस चिंतन के माध्यम से ही कुछ आप नई चुनौतियां भी ढूंढ कर लाते हैं, जिनके माध्यम से जो है आप आगे फिर क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। जो जैसे कि आपको पहले ही मैंने अभी बताया कि चक्रीय प्रक्रिया है, लगातार चलती है, अनवरत सतत चलने वाली प्रक्रिया। अब यहाँ पर एक कुछ चीज़ें और जो हैं जो महत्वपूर्ण, जिन पर मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान बना रहे, उनमें से एक चीज़ है कि जब क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो उसमें शिक्षक का दायित्व क्या होता है। शिक्षक मूलतः क्रियात्मक अनुसंधान पूरी तरीके से शिक्षक का ही काम है, पर उसमें कुछ खास चीज़ें हैं जिन पर जरा ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है, जिस पर शिक्षक को हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसमें सबसे पहली है समस्याओं पर निरीक्षणात्मक आलोचनात्मक केंद्रण बनाकर रखना। और ये समस्याओं पर आप निरीक्षण या आलोचना का केंद्रण बना के रखते हैं तो उससे आपको क्या होता है कि आपको शोध हेतु समस्याओं का उचित चयन कर पाते हैं। अगर आप देखेंगे ही नहीं कि समस्या क्या है, आप समस्या को ओवरलुक कर देंगे, उसको एक किनारे सरका देंगे या उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, तो निश्चित बात है कि आप अपने शोध के लिए सही समस्या का चयन नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगातार निरीक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा समस्याओं पर ध्यान देना होता है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है, जिसके माध्यम से आप अपने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उचित समस्या का उचित चयन करते हैं। एक और चीज जो करनी होती है वो है, इस क्रियात्मक अनुसंधान को करने का काम भी हमारे शिक्षक को ही करना होता है, तो शिक्षक इसको जमीन पर उतारता है। तो जब भी जो 4 चरण बताए उन चारों चरणों को लागू करने का काम शिक्षक का ही होता है। अब इसी में जो चक्रीय प्रक्रिया का बताया तो मैंने बताया पहले भाई परिकल्पना बनाएंगे चिंतन के परिणाम स्वरूप, फिर उसको परिमार्जित करेंगे और उसके बाद कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और ये अनवरत हम ये प्रक्रिया चलाते रहते हैं। एक और चीज़ जो हमको ध्यान रखने की है कि जो अनुसंधान के परिणाम हमें मिले, उन्हीं के आधार पर हमको जब तक प्रक्रिया में अगर सुधार नहीं करते, मतलब उनको लागू नहीं करते अगर हम परिणामों को, तो इस क्रियात्मक अनुसंधान का कोई अर्थ नहीं है। उसको लागू करने के बाद हम अपनी जो प्रक्रिया है, जिसकी चुनौती को लेकर के हमने ये क्रियात्मक अनुसंधान किया था, उसका हम जो है परिमार्जन कर लेते हैं और उसमें हम परिवर्तन कर लेते हैं। इसके बाद अब जब हमने ये परिवर्तन कर दिया, उसके बाद कुछ समय बाद हम फिर से इस प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि अब तो कोई समस्या इसमें नहीं है, या अब इसकी जो एफिकेसी है या एफिशिएंसी है, मतलब इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो प्रभावशीलता है वो अब अधिकतम संभव हो गई है, या अभी भी उसमें कुछ कमियां हैं, चुनौतियां हैं, जिन पर और काम करने की जरूरत है। अगर हमको कुछ और काम करने की जरूरत लगती है तो फिर हम नवीन शोध हेतु नए सिरे से समस्या का चयन करते हैं। इस प्रकार से मैं जैसे पहले बताया वैसे फिर कह रहा हूं कि एक चक्रीय वृत्तीय प्रक्रिया के रूप में काम करता रहता है। अब हम बात करते हैं जो तीसरी और अंतिम भूमिका शिक्षक की है उसके बारे में, कि वो है परामर्शदाता के रूप में। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक का क्या अर्थ है, क्यों चाहते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो जानने की परामर्श होता क्या है। परामर्श को अंग्रेजी में हम काउंसलिंग कहते हैं। तो ये काउंसलिंग का अर्थ क्या है, परामर्श में, काउंसलिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है, क्या और क्यों। तो इनके सवालों का जवाब हम धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं। जब जैसे ही हम इसके अर्थ की बात करते हैं परामर्श के, तो उसमें क्या है, ये परामर्श का मतलब होता है कि किसी समस्या केंद्रित होता है, समस्या समाधान या स्वनिर्णय पर केंद्रित विचार विनिमय, सलाह, पूछताछ, ये आपका परामर्श होता है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ये जो विचार विमर्श, सलाह या पूछताछ होती है, ये अपने से अधिक अनुभवी और भरोसेमंद व्यक्ति से ही होती है, तभी ये परामर्श होता है। एक और चीज जो हमें ध्यान रखने की है कि ये जो हमारा परामर्श है ये केवल व्यक्तिगत होता है, ये सामूहिक नहीं होता है, ये व्यक्तिगत रूप से ही किया जाता है। अब हम अगर आगे बात करें तो ये जो परामर्श है हमारा, इसकी सबको आवश्यकता पड़ती है। और जब हम कहते हैं कि सबको आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित बात है कि सबको आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए हम खास तौर से शिक्षार्थी और शिक्षक के केस में हम अगर बात करें तो आप देखिए कि शिक्षार्थी जो है उसका शिक्षक के साथ कुछ अलग ही किस्म का संबंध होता है, और वो जो संबंध होता है उसको
ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षक जो है कई बार अपने अभिभावकों की तुलना में अध्यापक पर ज़्यादा वो रखता है। तो आज आप इसके लिए जो है वो अध्यापक से परामर्श कई बार लेता भी है और उस पर वो भी करता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसका जो आधार होता है वो विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं परामर्श के प्रकारों की। अब जो परामर्श के प्रकार हैं, वैसे कई प्रकार हैं, पर मैंने एक वेबसाइट से देखा, वो कई तरीके से लोग इसको वो करते हैं परामर्श के प्रकारों को। मैं आपको केवल नाम बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। आपको अगर उनको जानने की ज़रूरत पड़े तो आप उसको गूगल की मदद से देख ही सकते हैं कि कौन कौन से हैं। पर जैसे एक नैदानिक होता है, एक मनोवैज्ञानिक होता है, एक मनोचिकित्सकीय होता है, छात्र परामर्श जिसको हम छात्रों की परामर्श की बात करें, नियोजन परामर्श, व्यावसायिक या जीविका संबंधी परामर्श, निर्देशात्मक परामर्श जिसमें परामर्शदाता सर्वोच्च होता है, अनिर्देशात्मक परामर्श जिसमें परामर्श मांगने वाला परामर्श प्रार्थी सर्वोच्च होता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है, और समन्वित या संग्रहित परामर्श जो कि संतुलित किस्म का, जिसमें परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों को बराबर से महत्व दिया जाता है। तो अब ये आपका परामर्श के प्रकार है। अब मैं ज़्यादा फोकस इस बात पर करना चाहूँगा कि अध्यापक का परामर्शदाता होना आवश्यक क्यों है, ये हमारे लिए ज़्यादा जानना जरूरी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना पहली चीज़ कि विद्यार्थियों को हर स्तर पर हर समय परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। कोई ऐसा समय नहीं होता जब विद्यार्थी को परामर्श की आवश्यकता ना हो। और जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि वो अपने अभिभावकों की तुलना में अपने अध्यापक पर अधिक भरोसा करता है, इसलिए अध्यापक का परामर्श अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अध्यापक को कैसे परामर्श देना ये अध्यापक के लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अध्यापक के परामर्शदाता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें एक और चीज़ जो हमको जाननी है वो ये कि विद्यार्थियों का आयु स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम बीएड के माध्यम से जो शिक्षक तैयार करते हैं, ये बेसिकली माध्यमिक स्तर के लिए हम तैयार करते हैं, क्लास 6 से शुरू करके 12 तक के लिए। तो ये जो 6 से 12 का होता है, ये किशोरावस्था का काल होता है। और किशोरावस्था में हम जानते हैं ये झंझावातों का समय होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं बच्चों को आती हैं। और उनकी समस्याओं का निदान के लिए विद्यार्थी केवल और केवल शिक्षक पर ही भरोसा करते हैं, और शिक्षक का ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो ऐसे में परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की जो भूमिका है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें अंतर्वैयक्तिक संबंध जो शिक्षक और शिक्षार्थी के होते हैं वो एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। परामर्श की आवश्यकता को कोई इनकार नहीं कर सकता। व्यक्तिगत दृष्टि से भी और व्यावसायिक दृष्टि से भी परामर्श की इतनी अधिक आवश्यकता इस आयु स्तर पर रहती है कि जिसके बारे में जो भी कहा जाए वो मतलब आप उसको जितना भी विस्तार से समझना चाहें, कहना चाहें तो कह सकते हैं। अब मैं संक्षेप में बात करूं कि आज हमने क्या क्या सीखा, तो निश्चित बात है मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि हमने शिक्षार्थियों के एक समुदाय के रूप में शिक्षक क्या होता है, क्यों होता है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, किन तरीके और क्रियाओं से वो शिक्षार्थियों के समुदाय के रूप में कार्य करता है, उस पर चर्चा की। इसके अलावा हमने एक सक्रिय शोधार्थी के रूप में शिक्षक उसका क्या उद्देश्य है, क्यों उसको सक्रिय शोधार्थी के रूप में काम करना चाहिए, वो सीखा। क्रियात्मक अनुसंधान जो वो करता है वो क्या होता है, कैसे होता है, वो हमने सीखा। शिक्षक का क्रियात्मक अनुसंधान में क्या दायित्व है, क्या भूमिका है, वो हमने सीखी। और हमने आज ये भी सीखा कि परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की आवश्यकता क्यों है, परामर्श का अर्थ क्या है, परामर्श के प्रकार क्या हैं, और अध्यापक का परामर्शदाता होना क्यों आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।